इस वीडियो में हम लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू के साथ वाक्य बनाने वाले हैं, जिसका हिंदी है कोई कसर नहीं छोड़ना। कोई कसर नहीं छोड़ना यानी किसी काम को करने में कोई कसर नहीं छोड़ना। देखिए इसके रूल के बारे में। रूल देखिए, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है किसी का, प्रोनाउन भी हो सकता है या नाउन भी हो सकता है। तो देखिए उसके बाद में उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में लीव लिखना होगा। और उसके बाद में नो की अगर आवश्यकता है तो नो लिखेंगे, अगर आवश्यकता नहीं है तो इसको हटाया भी जा सकता है। उसके बाद में नो स्टोन लिखना होगा, फिर अनटर्नेट करना होगा, उसके बाद में टू लगाना है और उसके बाद में V1 का यूज़ करके प्लस में ऑब्जेक्ट लगाना होगा। तो ठीक है, अब वाक्य बनाते हैं। मैं इस काम को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखिए फ्यूचर की बात हो रही है। मैं आई विल लीव नो स्टोन I will leave no stone unturned I will leave no stone unturned to finish this work. I will leave no stone unturned to finish this work. इस काम को पूरा करने के लिए, इस काम को समाप्त करने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। देखिए अगला सेंटेंस, तुमने उसे उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसमें ये नो वाला शब्द है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नो ये नहीं वाला शब्द है ही नहीं। दोबारा देख लीजिए, तुमने उसे उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो ठीक है, इसमें नो तो लिखा जाएगा। देखिए तुमने, यू लेफ्ट, लीव का जो सेकंड वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म जो होता है वो लेफ्ट होता है, और यही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है। यू लेफ्ट, तुमने उसे उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यू लेफ्ट नो स्टोन unturned to instigate him. You left no stone unturned, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, टू इंस्टिगेट हिम, उसे उकसाने में या उसे भड़काने में। तो इसमें नो यहां पर है, ध्यान रखिएगा, सूत्र के अनुसार ही है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, क्या मैंने उसे मनाने में कोई कसर छोड़ी। इसमें नो नहीं है। क्या मैंने उसे मनाने में कोई कसर छोड़ी, तो ये तो पास्ट सिंपल का था और ये पास्ट का इंट्रोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। क्या मैंने उसे मनाने में कोई कसर छोड़ी, तो डिड आई लीव, करिएगा, डिड आई लीव एनी स्टोन unturned to induce him, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्या मैंने उसे मनाने में कोई कसर छोड़ी। डिड आई लीव एनी स्टोन, देखिए अब नो का स्थान किसने लिया, एनी ने। नो का मतलब है कोई नहीं। उसके बाद में एनी का मतलब होता है कोई, ठीक है। नो का स्थान एनी,
डिड आई लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, क्या मैंने कोई कसर छोड़ी, टू इंड्यूस हिम, उसे मनाने में, इंड्यूस का मतलब होता है मनाना, राजी करना किसी को, हिम उसे, क्या मैंने उसे मनाने में, उसे राजी करने में कोई कसर छोड़ी, तो ये इंट्रोगेटिव था। देखिए अगला सेंटेंस, उसने बड़बड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, he left no stone, he left no stone unturned to whisper का मतलब बड़बड़ाना होता है। उसने बड़बड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, he left no stone unturned to whisper, उसने बड़बड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये हुआ। देखिए अगला सेंटेंस, मैं तुम्हारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। मैं आई एम लिविंग, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं, आई एम लिविंग नो स्टोन, आई एम लिविंग नो स्टोन unturned, I am leaving no stone unturned to help you, मैं तुम्हारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। I am leaving no stone unturned to help you, मैं तुम्हारी मदद करने में, मैं आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। ये हुआ सेंटेंस। देखिए आज का अंतिम सेंटेंस, बहुत ही अच्छे सेंटेंस है आपके लिए, समझने की दिशा में है ये सारे वाक्य। दिन प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन में आप इन सेंटेंसों को बोलने में काम में ले सकते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी यानी इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई leave no stone unturned to teach मीनिंग क्या होता है, सिखाना या पढ़ाना, तो यहाँ सिखाने का है। तो I leave no stone unturned to teach you English, देखिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं, डायरेक्ट को बाद में लेते हैं, ये सबसे अच्छा एक उदाहरण होता है। अगर आप जैसे अब इसमें पहचान कैसे करें कौन सा इनडायरेक्ट है कौन सा डायरेक्ट है। देखिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें जान होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें जान नहीं होती, अर्थात वो बेजान होता है। तो यहाँ यू जानदार चीज़ है, ये किसी व्यक्ति के लिए आया है, और इंग्लिश एक चीज़ है, ये कोई इसमें कोई जान नहीं होती है, ये तो लैंग्वेज है। तो अब क्या है कि लैंग्वेज आप जानदार चीज़ को पहले लिए हैं, बेजान वस्तु को बाद में लिए हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। पहले इनडायरेक्ट हुआ और उसके बाद में डायरेक्ट हुआ। यदि आप इंग्लिश को पहले लेते हैं डायरेक्ट को, और इनडायरेक्ट को बाद में लेते हैं, तो बीच में आपको टू लगाना पड़ता है। तो टू से बचने के लिए इनडायरेक्ट को पहले लिखिए और डायरेक्ट को बाद में लिखिए। तो ये हुआ आपका सेंटेंस पूरे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे वाक्य समझ में आ गए होंगे, और इस तरह से आप इनको याद करते रहिए, समझते रहिए। अच्छे अच्छे सेंटेंस मैं आपको सिखाता रहूँगा और आपको ग्रामर के साथ आगे बढ़ाता रहूँगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।